Good morning, students. In the last video of class 12 business studies, we discussed barriers to effective communication. Under this topic, we discussed first two barriers to effective communication, that is semantic barriers and psychological barrier. Today, we will move to the third barriers, that is organizational barriers. Organizational barriers includes all the factor related to the organization structure, authority, रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. यानी जब भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस इस्टेब्लिश करते हैं फ्रॉम द सेंडर टू द फीडबैक, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण, अथॉरिटी के कारण, रूल्स के कारण, रेगुलेशन के कारण जो भी हमें डिस्टर्बेंस होती है, जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिस्टर्बेंस आती है, उसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. सम ऑफ दीज बैरियर आर, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ. द फर्स्ट बैरियर इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी. कम्युनिकेशन इज हैम्पर्ड इफ द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट सपोर्ट द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. यू नो वेरी वेल कि अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम ज़्यादा बांधने की कोशिश करेंगे तो कम्युनिकेशन कभी सक्सेसफुल नहीं होता. इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को फ्री रखना चाहिए. कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट होती है जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करती है, जिसके कारण कम्युनिकेशन जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता. द सेकेंड वन इज़ अ रूल्स एंड रेगुलेशन. रिजिड रूल्स एंड cumbersome procedure acts as the barrier to effective communication. Communication through the prescribed channel may result in delay. आप देखते हैं बड़ी बड़े कंपनीज़ में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और इतने ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं कि ये क्लियर नहीं हो पाता है कि सुपीरियर को किसको रिपोर्ट करना है, सबऑर्डिनेट्स को किसको रिपोर्ट करना है. यानी उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, उनके अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप में थोड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. उस कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करने के लिए हमें काफ़ी टाइम भी लगता है, और जिसके कारण हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता जितना कि एक ईजी एंड सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पॉसिबल हो सकता है. रूल्स एंड रेगुलेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है तो उसके लिए प्रेस्क्राइब चैनल भी डिसाइड होना चाहिए ताकि उसमें डिले ना हो सके, टाइम पर इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे ताकि उस टाइम का यूटिलाइजेशन भी हो सके और उस इन्फॉर्मेशन को भी ईजिली यूज़ किया जा सके. द थर्ड वन इज स्टेटस. स्टेटस ऑफ अ सुपीरियर में क्रिएट अ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज सबऑर्डिनेट्स. अ स्टेटस कॉन्शियस मैनेजर डज नॉट ईजिली कम्युनिकेट विद सबऑर्डिनेट्स. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो जनरली इसीलिए फ्री नहीं है, यानी अपने सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के सामने इसलिए अपनी बातों को नहीं रख सकता क्योंकि या तो उसको फियर है किसी चीज़ का, या सबऑर्डिनेट को अपने स्टेटस को लेकर एक साइकोलॉजिकल ईगो, जिसे हम कह सकते हैं, एक ईगो डेवलप कर जाता है. स्टेटस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट बिकम्स अ मेजर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. आप देखते हैं कि कोई भी मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के साथ ईजिली कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्योंकि उनके बीच में एक स्टेटस वर्ड आ जाता है. जब ये स्टेटस वर्ड आता है तो स्टेटस के कारण दोनों के बीच में जो गैप हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जैसे मैंने अभी आपको बताया, व्हेन देयर आर सेवरल मैनेजर लेवल्स कम्युनिकेशन गेट डिलेड एंड डिस्टॉर्टेड. देयर इज़ अ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ मैसेज इज ट्रांसमिट अगेन एंड अगेन बिफोर इट रीचेज टू द रिसीवर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैरियर है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का. जब भी हम कोई सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को कोई मैसेज सर्कुलेट करता है तो वो मैसेज कई लोगों से होकर गुजरता है. वो इन्फॉर्मेशन जब एक्चुअल रिसीवर के पास पहुंचता है तो उसमें कई सारी पॉलिशिंग हो जाती है, कई सारे मिक्सअप हो जाते हैं, कई सारे ऐड हो जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेस हो जाती है. जनरली ओरल कम्युनिकेशन में ज़्यादा कुछ देखा जाता है कि बात को बढ़ा चढ़ा के या बात को दबा कर हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के एक्चुअल इम्पैक्ट को डाइवर्ट कर देती है, जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता. द नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी. Organizational facility like smooth and clear communication through facility like meeting, suggestion box, complaint box, social and cultural gathering
लैक ऑफ दीज फैसिलिटी क्रिएट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। देखिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी तो बहुत होती है, लेकिन उस फैसिलिटी पे कितना ध्यान दिया जाता है, उस फैसिलिटी का कितना यूटिलाइजेशन होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट सोचने का। जैसे अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट बॉक्स को ही देख लें, एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट बॉक्स लगा हुआ है, साथ ही साथ एक कैमरा भी लगा हुआ है कि कौन कंप्लेंट रेज कर रहा है उसकी फ़ोटो भी कैमरे में आ जाती है। सो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़, मोस्ट ऑफ द पर्सन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट। तो कंप्लेंट बॉक्स इसलिए बनाया गया है ताकि भेजने वाली की सीक्रेसी मेंटेन हो सके, यानी कम्युनिकेशन स्मूथ हो सके। उसी तरह से मीटिंग्स हैं, सजेशन बॉक्स हैं, गैदरिंग है, ये ऑर्गेनाइज तो होती हैं बट इनका जो एक्चुअल पर्पज़ है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। सो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी तो कागज़ों पर है बट बिहेवियरल कॉन्सेप्ट में ये उतने अच्छे ढंग से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। सो हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स में ये पढ़ा कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन खुद उसका ज़िम्मेदार है, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं होने देना था। यू नो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होता है जब सेंडर रिसीवर को उसी वे में, उसी मीनिंग के साथ मैसेज को कम्युनिकेट कर सके जिस मीनिंग के साथ उसने उस मैसेज को डिज़ाइन किया है, और उस पर एक्चुअल एंड रियल फीडबैक वो रिसीवर से ले सके। सो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी हो, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेटस ऑफ सुपीरियर हो, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो एंड ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी कहीं ना कहीं इस कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट बैरियर, दैट इज़ अ पर्सनल बैरियर। यू नो सेंडर एंड रिसीवर दोनों एक अलग अलग पर्सनैलिटी है, उनके भी कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, पर्सनल डिमेरिट्स होती हैं, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो पर्सनल बैरियर्स की लेवल में कैटेगराइज्ड होती हैं, जो किसी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती हैं। सो द पर्सनल बैरियर इंडिकेट्स द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ सेंडर एंड रिसीवर में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब पर्सनल लेवल पे सेंडर और रिसीवर उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कैपेबल हों। सो अगर हम कुछ पर्सनल बैरियर को भी स्टडी करते हैं कि किस बैरियर के कारण हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता, एंड सच काइंड ऑफ barriers include in the personal barrier. That is, the first one is a fear of challenge to authority. A superior is likely to withhold or suppress a message if he perceives that it will adversely affect his authority. कभी कभी आप देखते हैं कि सुपीरियर है या सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप का प्रेशर होता है, यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का फियर होता है कि कहीं ना वो अपनी अथॉरिटी को खो ना दें, या तो टॉप लेवल से या तो लोअर लेवल से। सो अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए पर्सनल लेवल पे ये फोकस किया जाता है, ये पाया जाता है कि वो अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को उतने अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते जितने अच्छे ढंग से वो कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं उनके मन में किसी बात का डर होता है जिससे वो एक्चुअल कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। द नेक्स्ट one is a lack of confidence of a superior on his subordinates. A superior who does not have confidence in his subordinate is not likely to seek their advices and suggestion. अगर सबॉर्डिनेट से कोई इन्फॉर्मेशन आती है या कोई भी सजेशन आता है या कोई भी फीडबैक आता है तो सुपीरियर जनरली उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको अपने सबॉर्डिनेट्स पे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता। सो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का बैरियर है जो कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, इनफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द नेक्स्ट वन इज़ अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इट इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। हम क्यों बात करें, हम क्यों सजेशन दें, हम क्यों कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करें, इसमें मेरा क्या भला होगा, इसमें जो कुछ भी होगा ऑर्गेनाइजेशन का होगा, अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का, बुरा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो माइंड स्टेट है, ये माइंड स्टेट कहीं ना कहीं अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट को इंडिकेट करती है। और सबऑर्डिनेट मे नॉट कम्युनिकेट विद हिज सुपीरियर इफ़ ही परसीव दैट इट विल अफेक्ट हिज इंटरेस्ट। यानी जनरली सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर से कम्युनिकेट इसीलिए नहीं कहते, कहीं ना कहीं उनके मन में स्टेटस की बात होती है कि अरे हम उसको सजेशन देंगे, मेरे पता नहीं मेरे सजेशन को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। दूसरा कि उससे मेरा क्या इंटरेस्ट है, उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स मे बी कैटेगराइज इन द पर्सनल बैरियर, और ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। जैसे आपने देखा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कई एम्प्लॉयज़ के मन में ये
प्रश्न होता है कि हमारा इसमें क्या भला होगा कम्युनिकेशन को फीडबैक देने के लिए या कोई भी मैसेज का रिप्लाई देने से। उन्हें पता है कि एक्चुअल फीडबैक देने से कोई सुनेगा नहीं, या फिर अगर हम देंगे भी तो उसमें मेरा क्या भला होगा। तो उसके लिए प्रॉपर इंसेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोग बात करेंगे नहीं तो बात बनेगी कैसे। सो बात करने के लिए, प्रॉपर फीडबैक के लिए, प्रॉपर सजेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि एक प्रॉपर इंसेंटिव। ये बहुत बड़ा बैरियर देखने को मिलता है पर्सनल लेवल में कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इंसेंटिव नहीं है ताकि कम्युनिकेशन प्रोसेस को मोटिवेट किया जा सके। सो एम्प्लॉयज़ मे नॉट टेक इनिशिएटिव टू कम्युनिकेट इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। सो मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ ऑल्सो बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, इंसेंटिव की कमी होती है ताकि वो जिसके कारण वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते। सो देयर आर few personal barrier we studied in this video, that is fear to challenge to authority, lack of confidence of superior on subordinates, unwillingness to communicate and lack of proper incentive. So हम लोगों ने टोटली इस आज के और प्रीवियस वीडियोस में टोटली हम लोगों ने बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन को स्टडी किया। दे आर बेसिकली 4 बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। The first one is semantic barrier. Semantic barrier means any barrier which arises due to the meaning of words, symbols, and it arises in the process of encoding and decoding of message. Second is psychological barrier. The state of mind of both sender and receiver affect the process of communication. So such kind of barrier included in the psychological barrier like premature evaluation, lack of attention, loss by transmission, distrust. Now we will move to the third organizational barrier, that is factor related to the organizational structure. Authority, rules and regulation act as a barriers to effective communication, which are categorized into the organizational barrier like organization policy, rules and regulation, status, complexity, organization facility. And the last, personal barrier. Personal barrier include all those barriers which include the personal characteristics of both sender and receiver, may affect effective communication like fear to challenge to authority, lack of confidence of superior on subordinate, unwillingness to communicate, lack of proper incentive. तो हम लोगों ने आज के और प्रीवियस वीडियो में ये तो डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव होने के लिए कौन कौन से बैरियर्स हैं। यानी जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी रुकावटें, कौन कौन से बैरियर्स, कौन कौन सी डाइवर्जन आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। लेट्स वी डिस्कस इट। द इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, यानी कि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। यानी इट इज़ अ सॉल्यूशन, इट इज़ अ प्रोबेबल सॉल्यूशन टू क्रिएट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. Organization adopt suitable measure to overcome the barrier and improve communication effectiveness. Some measures to improve communication effectiveness are: the first one, clarify the ideas before communicating. यानी कम्युनिकेशन करने से पहले आप अपने आइडियाज़ को पहले क्लैरिफाई कर लीजिए, पहले अपने मैसेज को क्लैरिफाई कर लीजिए कि आप क्या कन्वे करना चाहते हैं. The message to be conveyed should be clear in all aspects. It should be analyzed in depth and started in precise and simply words. यानी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए सिंपल, आसान और संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए. द सेकेंड वन इज कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी कोई सेंडर रिसीवर को मैसेज सर्कुलेट करे तो वो रिसीवर के नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए. अगर हम कोई ऐसी बात या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीवर को सर्कुलेट कर रहे हैं जो उनकी नीड के परे है या जो उनकी नीड है ही नहीं, तो वो उस बातों को सुनेंगे नहीं. जैसे आप ही घर बैठ के टीवी देखते हैं तो टीवी में आप अपने नीड के अकॉर्डिंग चैनल को चूज़ करते हैं. उसी तरह से जब भी कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस इस्टेब्लिश होता है या प्रोसेस में होता है तो आप उन्हीं इन्फॉर्मेशन को अपने यहाँ गैदर करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी नीड होती है. सो द कम्युनिकेटर शुड नो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द रिसीवर एंड कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली. यानी अगर आप कोई बात आपके नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो चीज़ें आप लोगे ही नहीं. नेक्स्ट इज कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग. जब भी आप कम्युनिकेशन करिए तो उससे पहले आप
सेलेक्टेड सबऑर्डिनेट्स के साथ उसका कंसल्टेशन कर लीजिए कि इस इंफॉर्मेशन का, इस बातों का क्या इफेक्ट होगा. सो द पार्टिसिपेशन इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट में हेल्प इन गेटिंग एक्सेप्टेंस कॉपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स. यानी कि कम्युनिकेशन करने से पहले आपको सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए कि इसमें कैसे हम किसी मैसेज को सर्कुलेट करें, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ का, सबऑर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन ये बताता है कि आप के मैसेज को लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज़ बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, tone and content of the message. The language, tone and content used must be understandable to the receiver and should not be offend the sentiments of the listener. It is a very important part. जब भी सेंडर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है तो उस इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने की लैंग्वेज, उसका टोन और उसके कंटेंट यानी मैसेज के कंटेंट पे काफ़ी फोकस करना चाहिए और उसका सिलेक्शन काफ़ी केयरफुली करना चाहिए. यानी किसी इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करने में किसी भी लिसनर की कोई भी फीलिंग इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. द नेक्स्ट मीन्स कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यूज़ टू लिसनर. द मैसेज कम्युनिकेटेड शुड फुलफिल द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द लिसनर. दिस विल इंश्योर रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्युनिकेट. अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं और इसमें आप लिसनर की हेल्प की बात करते हैं, लिसनर की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस कम्युनिकेशन का, उस इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा. लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही हित है, सिर्फ सेंडर का ही प्रॉफिट है, तो रिसीवर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ना उससे रिलेटेड कोई फीडबैक देता है. The next is ensure proper feedback. The communicator may ensure the success of communication by asking questions regarding the message conveyed. Such feedback makes the process more responsive. ये मैंने पहले ही बताया है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक उससे रिलेटेड आपको कोई फीडबैक ना मिले. सो एक सेंडर को कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे रिटन हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे बाय एक्टिंग के थ्रू हो, तो आपको उसका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप ओरल क्वेश्चन पूछ के लें, चाहे रिटन में क्वेश्चन पूछ के लें, ताकि उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जवाब तो आए और उनके जवाब के अकॉर्डिंग फर्दर कम्युनिकेशनिंग प्रोसेस इस्टेब्लिश करनी चाहिए. द नेक्स्ट इज कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर. यानी जो आपका कम्युनिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को देख कर नहीं, बल्कि फ्यूचर सिचुएशन एंड फ्यूचर गोल को भी रख कर करनी चाहिए. बिसाइड मीटिंग एट द प्रेजेंट कमिटमेंट्स, कम्युनिकेशन शुड ऑल्सो एम एट द फ्यूचर गोल ऑफ द एंटरप्राइजेस. Follow-up communication, regular follow-up and review on the instruction given help in removing hurdles and implement the instruction. आपको जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस है ये उसको फॉलोअप करते रहना चाहिए कि आपका कम्युनिकेशन कितने % सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप कम्युनिकेशन प्रोसेस करेंगे तो आप उन सारे हर्डल्स को, उन सारी कमियों को दूर कर सकते हैं. बी अ गुड लिसनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट and this part is most relatively with the listener. एक रिसीवर के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की गई है कि कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव हो सकता है जब लिसनर एक गुड लिसनर. सो अटेंटिव एंड पेशेंट लिसनर ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट विल इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू कम्युनिकेट फ्रीली. सो बात कोई भी रखे, चाहे सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के सामने कोई बात रखे या सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने कोई बात रखे, तो दोनों के बीच में बी ए गुड लिसनर का जो फ्रेज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए. क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे की बात को अच्छे से नहीं सुनेंगे तो एक अच्छा फीडबैक डेवलप नहीं हो सकता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों पार्टीज़ को एक्चुअल वैल्यू दी जाए, इक्वल वैल्यू दी जाए, और साथ ही साथ दोनों की बातों को इक्वली सुनना भी ज़रूरी है. सो ऑल द 9 points given in this book to become a effective communication, कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं. The first one is clarify the idea before communicating. Number 2, communicate according to the needs of receiver. Number 3, consult other before communicating. Number 4, be aware of language, tone and content of the message. Convey things of help and values to listener. Ensure proper feedback. Communicate for present as well as for the future. Follow up communication and be a good listener. So हम लोगों ने आज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पर्सनल बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर को स्टडी किया, एज वेल एज हम उन सारे पॉइंट्स को भी प्रोबेबली स्टडी किया जो कि एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. तो हाउ वी विल
क्रिएट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसके लिए हम लोगों ने टोटल 9 पॉइंट्स को स्टडी किया. सो नाउ वी विल मूव टू द सम बेसिक एग्जाम्पल कम टू यू, कि एक तरफ हम आपके सामने बैरियर्स रखेंगे, दूसरी तरफ आपसे ये पूछा जाएगा कि उस बैरियर्स को दूर करने के लिए आपके क्या सजेस्टेड मेजर्स हैं. यानी कि जैसे मैंने कहा कि मैंने एक मैसेज भेजा फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस मैसेज में लैंग्वेज अच्छा नहीं है, शब्दों का चयन अच्छा नहीं है. सो दिस इज़ अ बैरियर, कि विच काइंड ऑफ बैरियर, सिमेंटिक बैरियर. तो उसके लिए सजेस्टिव मेजर टू ओवरकम क्या होगा, उसके लिए ये सजेस्टिव होगा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा. बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज. सो आपको जो 9 पॉइंट्स दिए गए हैं वो सिमेंटिक बैरियर हो, चाहे साइकोलॉजिकल बैरियर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो, चाहे वो पर्सनल बैरियर हो, वो कहीं ना कहीं उन सारे बैरियर्स को रिमूव करने के लिए एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है. 100% सॉल्यूशन नहीं है, बट हाँ प्रोबेबल सॉल्यूशन है जो काफ़ी हद तक उन सारी प्रॉब्लम को समाप्त कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं. सो हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखते हैं. द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सजेस्टेड मेजर टू ओवरकम. द फर्स्ट वन इज प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन. कम्युनिकेशन इज लाइकली टू फेल इफ द रिसीवर इवेल्युएट्स द मीनिंग ऑफ द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट द मैसेज. इट इज़ अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम कैसी है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, कि जबकि कोई कम्युनिकेशन होता है तो रिसीवर पहले ही उस मैसेज का मीनिंग इवेल्युएट कर लेता है सेंडर के मैसेज को कंप्लीट करने से पहले. सो इसमें सजेस्टेड मेजर टू ओवरकम क्या होगा. द फर्स्ट वन मेरे अकॉर्डिंग बी ए गुड लिसनर. अगर हम एक अच्छे लिसनर बनेंगे, सो सबसे पहली बात क्या होगी कि हम मैसेज को पूरा कंप्लीट सुनेंगे, और मैसेज को इनकम्प्लीट सुने बिना उसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे. तो पहला इसका सॉल्यूशन होगा बी ए गुड लिसनर, जो इसमें नहीं दिया है. दूसरा मैं आपको बता दूँ, क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग. यानी जब भी आप मैसेज कन्वे करिए उससे पहले ही अपने आइडिया को पहले से क्लैरिफाई कर लीजिए कि आप जो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस करना चाह रहे हैं, जो भी कम्युनिकेटिंग करना चाह रहे हैं, उसका आइडिया क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि लोग उस कम्युनिकेशन का, उस इन्फॉर्मेशन का कोई गलत अर्थ ना निकालें, यानी कुछ अलग ट्रैक पे ना लेके जाएं. सो प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का सबसे सटीक और सही सॉल्यूशन ये है कि आप पहले तो रिसीवर को क्या बनना चाहिए, एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए, बिना सुने मैसेज को इनकम्प्लीट सुने अपना सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए, अपना मीनिंग नहीं निकालना चाहिए. और दूसरा, सेंडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कम्युनिकेशन करने से पहले उस इन्फॉर्मेशन की आइडिया को क्लैरिफाई कर ले कि भैया हम किस ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और आप उसका कोई गलत अर्थ ना निकालें. सो आई होप ये समझ में आ रहा होगा मैं किस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूँ. द नेक्स्ट इज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज. यूज़ ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और ओमिशन ऑफ नेसेसरी वर्ड्स रिजल्ट इन बैडली एक्सप्रेस मैसेज. ये जो बैरियर है वो है सिमेंटिक बैरियर. यू नो कि जब भी हम कोई मैसेज सर्कुलेट करते हैं और उसमें हम गलत वर्ड का यूज़ करते हैं, या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको भूल जाते हैं, और सैम्बल्स जो हैं वो गलत यूज़ करते हैं, सो इस केसेस में हमारा जो मैसेज होता है वो बैडली एक्सप्रेस हो जाता है. तो सर उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को हमें कैसे दूर करना चाहिए. तो उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, दैट इज़ बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट. यानी अगर आपको मैसेज सर्कुलेट करना है या कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करनी है, तो उस मैसेज को डिज़ाइन करते हुए उसका लैंग्वेज, उसका टोन और उसका कंटेंट पहले से तय कर लेना चाहिए, और रिसीवर के साथ डिस्कस करने के लिए ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो रिसीवर के अंडरस्टैंडेबल, रिसीवर उसको समझ सके. सो द बैडली एक्सप्रेस मैसेज के लिए हमारा सॉल्यूशन ये है कि बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट. दैट इज़ अ लैंग्वेज एंड टोन एंड कंटेंट यूज्ड मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर. रिसीवर को समझ में आना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ अटेंशन. ये कौन सा प्रॉब्लम है सर? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल बैरियर. व्हेन द रिसीवर्स माइंड इज़ प्री ऑक्यूपाइड ही फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग लिस्टेड. यानी आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई आपके सामने कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, अपनी आइडियाज़ रख रहा है, अपने फैक्ट्स रख रहा है, बट आपका वहाँ ध्यान ही नहीं है. तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस बैरियर को कैसे दूर किया जा सकता है? बी ए गुड लिसनर. येस, अटेंटिव एंड पेशेंट
लिसनिंग हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंड रिटेनिंग द मैसेज, यानी अगर आप ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हैं तो न सिर्फ आपको ये बात समझ में आती है बल्कि वो चीज़ें आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है आपके माइंड में। द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी सच एज मीटिंग, सजेशन बॉक्स, ETC आर एब्सेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये किस तरह का बैरियर है, पहले तो ये सोचिए, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की फैसिलिटी मिलती है, मीटिंग्स हैं, सजेशन बॉक्स हैं एंड कंप्लेंट बॉक्स हैं, ताकि आप अपना फीडबैक टॉप लेवल तक पहुंचा सकें। बट प्रैक्टिकल वे में देखा जाए तो इन सारे बॉक्स का जो यूज़ है वो काफ़ी कम हो चुका है। सिर्फ नाम भर के लिए पेपर में थ्योरेटिकली इन सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है, बट प्रैक्टिकली वर्ड में जाएं तो इन सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुकी हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी सिर्फ नाम भर की हो गई है। ये भी एक बैरियर है। किसका बैरियर है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का, यानी ये भी कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़, यानी प्रॉब्लम वही है, सॉल्यूशन वही है। प्रॉब्लम क्या है कि हम फैसिलिटी का सही ढंग से यूज़ नहीं कर रहे, प्रैक्टिकली वे में वो है नहीं। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी इन अ प्रैक्टिकल वे, यानी जो फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है उसे सिर्फ पेपर पे नहीं होना चाहिए, उसे प्रैक्टिकल वे में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सच एज मीटिंग, सजेशन बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ नाम भर का नहीं होना चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क भी करना चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशन में होना भी चाहिए। सो हम लोगों ने आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कन्वे करने की कोशिश की, वो है ये कि हमने दो चीज़ें पढ़ी आज के और कल प्रीवियस वीडियोस को मिला के। पहला हम लोगों ने पढ़ा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी जब हम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस का मतलब कि जिस मीनिंग के साथ, जिस फीलिंग के साथ सेंडर मैसेज को कन्वे कर रहा है टू द रिसीवर, उसी फीलिंग के साथ, उसी मीनिंग के साथ वो चीज़ें जाएँ और रिसीवर से एक एक्चुअल और रियल फीडबैक सेंडर को मिले। ये है कम्युनिकेशन के इफेक्टिवनेस का स्टैंडर्ड। यानी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी हो सकता है जब ताली दो हाथ से बजे, ताली एक हाथ से ना बजे। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज कि जिस मीनिंग और जिस फीलिंग के साथ कन्वे किया जा रहा है मैसेज बाय द सेंडर, रिसीवर तक उसी फीलिंग और उसी मीनिंग के साथ वो मैसेज जाए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन कि फीडबैक भी मिले रिसीवर से, नाम भर का फीडबैक ना मिले, एक्चुअल एंड रियल फीडबैक मिले रिसीवर से, ताकि सेंडर उस इंफॉर्मेशन, उस कंटेंट को यूटिलाइज कर सके और एक अच्छा इंस्ट्रक्शन मिलने से, एक अच्छा फीडबैक मिलने से आने वाले ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में हेल्प मिल सकता है। सो दो चीज़ें यहाँ हमने पढ़ी, एक कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होने के लिए, उसके इफेक्टिवनेस का जो स्टैंडर्ड है वो दो चीज़ें। अब रही बात, उसमें बैरियर्स आते हैं। जब भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं तो उसमें कई सारे बैरियर्स हमने पढ़े। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा? सिमेंटिक बैरियर पढ़ा, यानी कि जो मैसेज हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। इनकोडिंग एंड डिकोडिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी जब मैसेज को इनकोड और डिकोड करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स को हमें देखना पड़ता है। उसके बाद हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल बैरियर, माइंड स्टेट ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर एंड हिज साइकोलॉजिकल फिनोनिमा। उनका साइकोलॉजिकल फिनोनिमा क्या है सेंडर रिसीवर का, वो भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। थर्ड पढ़ा हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फैसिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन की, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव और इनइफेक्टिव बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं लास्ट पर हम लोगों ने पर्सनल बैरियर हमें ये इंडिकेट करता है कि सेंडर और रिसीवर की जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनल एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स, उनका इंटेलिजेंसी, उनका रिएक्शन, उनका नॉलेज, उनका पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो चार तरह के बैरियर्स, चार तरह की प्रॉब्लम हमने देखा कि कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाने के लिए चार बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हाउ वी विल कंडक्ट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन,
यानी इन बैरियर्स को दूर करने के लिए हम कौन कौन सी स्टेप्स उठा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने बेसिकली 9 स्टेप्स पे डिस्कस किया। हाउ वी विल इम्प्रूव द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, जैसे कि क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग, communicating according to the needs of receiver, consult other before communicating, be aware of language, tone and content of message, convey things of help and value to listener, ensure proper feedback, communicate for present as well as for the future, follow up communication and be a good listener. So हम लोगों ने सिर्फ प्रॉब्लम पे ही बात नहीं की है कम्युनिकेशन के लिए, और उसके सॉल्यूशन पे भी बात की है, और उससे रिलेटेड मैंने आपके सामने कुछ इलस्ट्रेशन भी प्रेजेंट किए कि कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उन पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो हम लोगों ने कम्युनिकेशन के दोनों पार्ट को डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन करते वक्त हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से हिंड्रेंस से को फेस करना पड़ सकता है, और उन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक, प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज इन द ऑनलाइन क्लासेस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।